हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में विगत वर्षों में पूछे गए उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि हायर एजुकेशन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 10 को जो है कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 9 प्रोवाइड किया था और उसमें भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर कराया था उच्च शिक्षा प्रणाली से, वो भी डिटेल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो को कवर करेंगे और मैं आगे प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है, जिससे आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप सभी क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर उसके बाद से ऑप्शन आपको देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन पे विचार करिए, फिर उसके बाद से जाके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अब आपको बताना है कि दो या उससे अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। क्या परामर्शदायी अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या फिर मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या डी ऑप्शन है रीट अधिकारिता के अंतर्गत आती है। और देखिए ये क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टाइप में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नीचे टाइप होना चाहिए लेकिन ये ऊपर टाइप हो गया है। तो मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत जो है निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है आती है जब दो या उससे अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन से रिलेटेड उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है मूल या मौलिक अधिकारिता, दूसरा है अपीली अधिकार क्षेत्र और तीसरा है परामर्शदायी अधिकारिता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब हम जान लेते हैं कि मूल या मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान होती है कि वो दो या उससे अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो उसको हल कर सके या उसको किसी भी तरीके से उस पर डिसीजन ले सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि मूल या मौलिक अधिकारिता अपने मूल अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट संविधान के अभिभावक और रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर यही बताया गया कि अपने मूल अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट या संविधान के अभिभावक और रक्षक के रूप में कार्य करता है, जिससे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होने पर निर्णय लेने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो अगर उनके बीच कोई विवाद हो जाता है तो उस पर निर्णय लेने की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को होती है और किसी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए दूसरा जो पॉइंट था यहाँ पे अपीली अधिकार। अब ये क्या है? तो देखिए इसमें ये कि अगर कोई व्यक्ति निचली अदालत से असंतुष्ट हो जाता है या उसकी फैसले से असंतुष्ट हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। ये अपीली अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। और तीसरा जो है परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, अब इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकार अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक सलाहकार अधिकार क्षेत्र होता है। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह ले सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ये आपका है परामर्शदायी अधिकारिता। तो आई होप कि ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा, मूल या मौलिक अधिकारिता, अपील अधिकार क्षेत्र और उसके साथ साथ परामर्शदायी अधिकारिता। तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हमें चुनना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है कि भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, तो देखिए ये राइट हो जाएगा आपका, क्योंकि 2013 का क्वेश्चन है। वर्तमान में जो है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 2013 के हिसाब से आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा जो है 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, ये भी राइट है। दिल्ली है एक आपका, एक और है। और इसके साथ साथ यहाँ पे तीसरा है एक संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय भी है। और चौथा जो है एक संघ शासित क्षेत्र के 2 राज्यों की राजधानी है, जैसे कि पंजाब का चंडीगढ़ और हरियाणा का चंडीगढ़। तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा इन चारों विकल्पों में से जो है वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों आपके सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे देखिए भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि वो क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था तो वहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश मेंशन था। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद से चंडीगढ़ है, और यहाँ पे दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव है आपका दूसरा। और तीसरा है लक्षद्वीप, और चौथा है पुडुचेरी, और उसके बाद से दिल्ली है, और उसके बाद से जम्मू और कश्मीर है यहाँ पे, और लद्दाख। यहाँ पे ये 2 नए सेंट्रल यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। और देखिए यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जो है घोषित किया गया था, और यह 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये कब से प्रभावी है? 31 अक्टूबर 2019 से। और दूसरा जो हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख, और ये भी 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था, और 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या है? प्रभावी हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा भी जाएगा डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 8 के नाम याद रखना है। और इसके साथ ही साथ जो 2 नए आपके केंद्र शासित प्रदेश बने उनके डेट को भी आपको याद रखना है। 5 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य हैं। यहाँ पे कथन छूट चुका है, कौन सा कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स या कथन दिए गए हैं केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में, और नीचे कूट दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए पहला जो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और इसके साथ साथ दूसरा यहाँ पे दिया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और तीसरा है आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकती है। तो ये भी राइट हो जाएगा। और चौथा बताया जा रहा है यहाँ पर कि वह गलती करने वाले अधिकारी को दंडित कर सकता है, लेकिन ये आपका गलत है। केंद्रीय सूचना आयोग जो है किसी भी अधिकारी को दंडित नहीं कर सकती है गलती करने पे। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब देखिए इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और तीसरा मेंशन है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। आपको इसे याद रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है की गई थी, इसलिए पहला और दूसरा तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जबकि चौथा जिसमें दिया गया था कि अधिकारियों को दंड देने का भी कार्य केंद्रीय सूचना आयोग कर सकती है, लेकिन ये नहीं कर सकती है, इसलिए हमारा चौथा
विकल्प जो था वो गलत था। तो आई होप कि क्वेश्चन भी समझ में आ गया और क्वेश्चन से जुड़े जो थोड़े बहुत मैंने डिटेल्स इसमें मेंशन किए थे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है। यहाँ पर बताना है आती है, लेकिन यहाँ पे आता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर संविधान के अंतर्गत जो व्यक्तियों की वरीयता दी गई है, जैसे कि सबसे पहले जो नागरिक होता है हमारे देश का वो राष्ट्रपति होता है। इस क्रम में संविधान के वरीयता के अनुसार जो है आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के बाद जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है संविधान की वरीयता के क्रम में आता है। तो आइए नीचे मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूं कि किसके बाद किसकी वरीयता है संविधान के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ मैंने मेंशन कर रखा है। तो पहले मैंने बताया कि भारत के संविधान के अनुसार वरीयता क्रम कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे देश का नागरिक, सबसे पहला नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो पहली वरीयता इनको दी जाती है। दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होता है। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे जो है राज्यों के राज्यपाल और पांचवें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति और छठवें नंबर पे उप प्रधानमंत्री और सातवें नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और आठवें नंबर पे लोकसभा के अध्यक्ष। अब आप कहोगे कि ये आठवें नंबर पे कैसे आया जबकि आपने बताया प्रधानमंत्री के बाद। तो देखिए न राज्यों के राज्यपाल को मेंशन किया गया है ऑप्शन में, न पूर्व राष्ट्रपति को मेंशन किया गया है, न उप प्रधानमंत्री को और न सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये इनको जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री के बाद डायरेक्ट किसका आता है आपका यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष। अगर राज्य के राज्यपाल को मेंशन किया गया होता या पूर्व राष्ट्रपति को या उप प्रधानमंत्री को, तो इनमें से एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 9वें नंबर पे कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद से 10वें नंबर पे राज्यों के मुख्यमंत्री और 11 नंबर पे उपसभापति और भारत के योजना आयोग और यहाँ पे 12 नंबर पे पूर्व प्रधानमंत्री और यहाँ पे नेक्स्ट फिर हो जाएगा विपक्ष के नेता, यहाँ पे 13 हो जाएगा ये, फिर ये 14 हो जाएगा। 14 नंबर पे यहाँ पर भारत रत्न धारक व्यक्ति, यानी कि जिनको भारत रत्न मिला हो। तो ये क्रम है कुछ, आपको इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको 5 से 6, 7, 8 नंबर तक याद रखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। प्रधानमंत्री के बाद जो है आपका लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं दिया होता, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दिया होता तो ये भी आपका सही हो जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं दिया होता, यहाँ पे उप प्रधानमंत्री दिया होता तो वो भी सही हो जाता। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार और सी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है आपका बताया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि यह भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है। आपको इसे याद रखना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा क्यों कहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भाग 3 और अनुच्छेद 32 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय क्यों कहा है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसके बारे में अनुच्छेद 32 में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। तो देखिए उक्त यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहेब अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वह जो है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटों के द्वारा या उसके आधार पर मौलिक अधिकारों की बहाली को सुनिश्चित करता है। अब ये रिटें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है परमादेश और तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है अधिकार परीक्षा और यहाँ पे पांचवा है आपका उत्प्रेषण। तो इन पांचों रिटों के आधार पे जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है उसकी बहाली कर सकता है। तो बेसिकली इसमें क्या मेंशन है आपका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो है किसी भी व्यक्ति को लगता है कि राज्य के द्वारा अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटों के द्वारा उसके मौलिक अधिकारों की बहाली सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आपको पांचों को बताया, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है उसको आत्मा और हृदय क्यों कहा है। देखिए, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आपको याद कर लेना है। जैसे देखिए, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। यानी अनुच्छेद 226 में भी मेंशन किया गया है कि जो उच्च न्यायालय है वो लोगों के या व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, यानी उसको जो है इसका दायित्व सौंपा गया है। ये अनुच्छेद 226 में मेंशन किया गया है। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिला कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी होता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इन चारों विकल्पों में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था, यानी उस पद को पहली बार शुरुआत की थी या उसको सृजन किया था। तो इन चारों विकल्पों में से अगर आपको सही आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। पहला जो ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और उसके बाद से सी ऑप्शन है द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है सर चार्ल्स मिटकॉप। तो अब इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत में जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी के पद को किसने सृजित किया था सबसे पहले। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इन चारों विकल्पों में से किसने भारत में जिला कलेक्टर पद को जो है सृजित किया था। तो वारेन हेस्टिंग ने जो है इसको सृजित किया था, ये आपको याद रख लेना है। आइए अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो इसमें मैंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। वह जिले में कार्य कर रही विभिन्न सरकारी एजेंसियों के मध्य आवश्यक समन्वय की स्थापना करता है और इस पद का सृजन 1972 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसको आपको याद रखना है। कब? 1772 में किसके द्वारा ये पद सृजित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है ये पद क्या किया गया था? सृजित किया गया था, जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब वारेन हेस्टिंग से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन अदर एग्जामों में ऐसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये भी याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए 1773 से लेकर 1785 तक जो है ये कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग का, भारत के प्रथम गवर्नर के रूप में। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। यहाँ आपको इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य
क्या क्या हैं अपने देश के अंतर्गत जो कि संविधान में पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको इसको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद से नीचे दिए गए कूटों के अनुसार आपको सही आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा जा चुका है। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा और चौथा। देखिए यहाँ पर पहला जो मेंशन है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान। तो देखिए मूल कर्तव्यों की लिस्ट काफ़ी लंबी है और इसके बारे में जो है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 में मेंशन किया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। अनुच्छेद 51 में, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें मेंशन किया गया है संविधान और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना है प्रत्येक व्यक्ति को। इसके साथ साथ दूसरा है वैज्ञानिक मन स्थिति के अनुसार, यहाँ पे ये भी आपका मेंशन है। और यहाँ पर जो चौथा दिया गया है वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी हमारे देश में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उनकी रक्षा करना भी जो है आपका क्या है, मूल कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो मूल कर्तव्य हैं जो कि इस अनुच्छेद 51 के तहत मेंशन किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान का पालन करना, इसके साथ साथ उसके आदर्शों और संस्थाओं का, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का भी सम्मान करना, और इसके साथ साथ जो स्वतंत्रता में योगदान दिए हैं जिन भी स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो भी महान आंदोलनकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, तो उनका भी सम्मान करना जो है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, और देश की रक्षा भी करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। आपका अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं मूल कर्तव्यों के बारे में एक नागरिक के रूप में। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको क्लियर नहीं किया, ये दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया था वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास, यहाँ पे जबकि अधिकार था मैंने इसको करेक्ट किया विकास, यानी कि किसी भी चीज़ों को तर्कपूर्ण समझना, वैज्ञानिक मनोस्थिति का अपने अंदर विकास करना है ताकि हम जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। और ये तीसरे ऑप्शन के बारे में मैंने नहीं बताया कि देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया गया सरकार के प्रति सम्मान। तो देखिए आपको सरकार के प्रति सम्मान नहीं करना है, अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रध्वज के प्रति और उसके साथ साथ अपने राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान करना है। और जो देश के आज़ादी में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिए हैं उनका सम्मान करना है। इसलिए ये तीसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है क्योंकि सरकार के प्रति आपको सम्मान नहीं करना है। तो आई होप कि अब ये क्लियर हो गया होगा। ये एक चीज़ आपका छूट रहा था डाउट में, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। और यहाँ पे तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया था इसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किसका शपथ लेता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, बी ऑप्शन है भारत के संविधान के सत्य, निष्ठा और विश्वास की, और सी ऑप्शन है देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, और डी ऑप्शन है देश के संविधान और कानून को संरक्षित और सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। और ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट जून 2012 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है कि देश की संविधान और कानून को संरक्षित और सुरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने का जो है ये शपथ लेता है। इसको आपको याद रखना है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर उनकी उपस्थिति न हो तो, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर उपस्थिति नहीं होती है तो उसके बाद से जो है उच्चतम न्यायालय के जो ज्येष्ठतम, यानी कि जो उनसे बड़े जो हैं न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, वो क्या करते हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। अगर मौजूद हैं तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। आपको ये याद रखना है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं भारत के महान्यायवादी के संबंध में, और नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको चारों विकल्पों में से सही आंसर जो है ट्रिक करना है। तो देखिए स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट्स दिया गया है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हों। देखिए महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, इसको भी आप याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा कथन दिया गया है यहाँ पे कि उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त होता है। और तीसरा है कि उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। और चौथा है उनकी निश्चित अवधि होती है। तो अब इन जितने भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर भारत के महान्यायवादी के संबंध में, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, और नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार जो है आपको अपना सही आंसर चुनना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहला और चौथा आपका राइट हो जाएगा, पहला और चौथा। पहला दिया गया राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होता है। इसके साथ साथ चौथा ऑप्शन है उनकी निश्चित अवधि होती है, यानी एक समय काल होता है, एक कार्यकाल होता है, उसके बाद से ये अब इनके पद से इनको हटाया जा सकता है। तो ये दोनों आपका भारत के महान्यायवादी के संबंध में आपका सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76(1) के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है प्राप्त करता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वह अपना पद ग्रहण करता है। इसके साथ ही साथ उनको देश के सभी न्यायालयों में प्रस्तुत होने का अधिकार प्राप्त है। वह लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर पहला और चौथा आपका राइट हो जाएगा। बाकी का जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिया गया था वो आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या था, राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उनका नाम लेने से पहले महामहिम इस तरीके से या माननीय या श्रीमती इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया ये चारों जितना है विकल्प और उसके साथ नीचे कूट जो दिए गए उसके अनुसार आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है हिज एक्सीलेंस को हटाने के लिए, दूसरा है महामहिम को, और यहाँ पे तीसरा है माननीय को, और चौथा है श्री या श्रीमती को। तो आपको सही आंसर इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, यहाँ पर हिज एक्सीलेंसी और महामहिम को समाप्त करने की बात हो रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि में हिज एक्सीलेंस एवं महामहिम और पूर्व नियोजन का प्रयोग करेगा। और इसी को हटाने की यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्च अधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पणी आदि जो है निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन यानी पहले जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनके प्रयोग को जो है समाप्त करना चाहते हैं। तो हिज एक्सीलेंस और महामहिम को। तो देखिए ये क्वेश्चन 2012 का है। तो उस समय प्रणब मुखर्जी जो है आपके राष्ट्रपति थे और इस समय वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, ये आपको याद रखना है, और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और इन सभी प्रश्नों में से अगर किसी भी प्रश्न को लेकर यानी कि जो मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए
इन 10 क्वेश्चन में से लेकर किसी भी क्वेश्चन से अगर आपको डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको उसमें जो है 25 क्वेश्चन जो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्जाम आपका पास में आ चुका है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।